नमस्कार, मैं सोमू सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर शिक्षा संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय, आप सभी का इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी फॉर प्रोस्पेक्टिव टीचर्स कोर्स में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। ये लेक्चर नंबर 7 है और ये आज का विषय है द ADDIE मॉडल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन, अनुदेशनात्मक डिज़ाइन के विकास का एक मॉडल। आज के इस व्याख्यान से आप क्या सीखेंगे, सबसे पहले हम आपके समक्ष ये बात रखते हैं। टुडे वी विल एक्सप्लोर द ADDIE मॉडल, ए फाउंडेशनल फ्रेमवर्क इन इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन। एज प्रोस्पेक्टिव टीचर्स, understanding this model will help you creating effective learner-centered educational experiences. This lecture will explain the AD model's 5 phases: analysis, design, development, implementation and evaluation. How each contributes to effective instructional planning. Apply AD model to real teaching scenario. अगर इसको हम इस तरह से कहें कि आज हम इस अनुदेशनात्मक डिज़ाइन के मॉडल के सारी अवस्थाओं के सारे चरणों बिंदुओं को समझेंगे कि किस तरीके से ये रियल टीचिंग सिनेरियो में आपको सहायता करता है या भविष्य में सहायता करेगा। सबसे पहले इस मॉडल का परिचय, इंट्रोडक्शन टू AD मॉडल। व्हाट इज AD? The AD model is one of the most widely used frameworks providing a structured approach to course design. जो भी आज हम पढ़ने लिखने का काम कर रहे हैं और जो हम पढ़ाना चाहते हैं उसको सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर्ड करना चाहते हैं जिससे कि हमारे विद्यार्थी अधिक से अधिक सीखें, तो हमने एक तरीका हमें प्राप्त हुआ है। इस मॉडल के माध्यम से उस पूरी टीचिंग के प्रोसेस को हम डिजाइन कर सकते हैं, स्ट्रक्चर कर सकते हैं, और ये सबसे लोकप्रिय तरीका इस समय जो यूज हो रहा है विश्व स्तर पर। AD इज एन एक्रोनिम रिप्रेजेंटिंग द 5 phases ऑफ इंस्ट्रक्शनल डिजाइन: एनालिसिस, डिजाइन, डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवेल्युएशन। AD is a systematic and iterative process ensuring continuous improvement of instructional materials. The AD model ensures that instruction is practical, engaging and aligned with learning objectives. ये मॉडल एक सिस्टमैटिक चरणबद्ध तरीके से किसी भी टेक्स्ट को या हम कहें मटेरियल को या हम अपने निर्देशों को ये सुनियोजित करता है और इस चरणबद्ध प्रक्रिया में निरंतर सुधार के साथ इस मटेरियल को तैयार करता है। और इसमें इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जो टीचिंग है, वो प्रैक्टिकल हो, इंगेजिंग हो और जो अधिगम के उद्देश्य हैं उससे सुमेलित हो। डिस्पाइट इट्स मिलिट्री ओरिजिन्स, इट्स फ्लेक्सिबिलिटी अलाउज इट टू बी अडॉप्टेड फॉर traditional classrooms, online courses and blended learning environments. It is a flexible framework adaptable to various educational settings and subjects. Basically ये फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी ने डेवलप किया US मिलिट्री के लिए 1970 में, और डेवलप होने के बाद ये डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में जहाँ भी इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं वहाँ भी मिलिट्री पर्सनल्स की ट्रेनिंग के लिए इंस्ट्रक्शंस को डिज़ाइन करने के लिए दिया गया। ये एजुकेशनल सेटिंग्स में भी इसको अडॉप्ट किया गया क्योंकि ये इतना फ्लेक्सिबल है। तो ये आप समझ सकते हैं इसकी फ्लेक्सिबिलिटी है जिसको आगे आने वाले चरणों में हम समझेंगे। These are the 5 phases illustrated on the screen: analysis, design, development, implementation, evaluation. Successive, एक के बाद एक, पहले एनालिसिस करना है, फिर डिज़ाइन करना है, फिर डेवलपमेंट करना है, फिर इम्प्लीमेंटेशन करना है, फिर इवेल्युएशन करना है।
Now start our discussion with phase number 1, analysis phase. The purpose of this phase is to identify the learning problem, goals and objectives. Identify gaps between desired and current knowledge. What are the key activities? Basically, there are 3 key activities in this phase. Conducting a needs assessment to determine the gap between current and desired performance. Second one is analyzing the learner's characteristics, prior knowledge and learning styles. And third one is identifying the learning environment, constraints and resources. साथियों, आप सब जब भी अपना टीचिंग शुरू करने की कोशिश करते होंगे, कभी इनफॉर्मली आप पढ़ाते होंगे, अभी तो खैर आप अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम से जुड़े हैं, भविष्य में शिक्षक बनने की तैयारी में हैं आप, फिर भी आपकी पहली कोशिश रहती होगी जो श्रोता हमारे सामने है, जो सीखने वाला है या जो प्रश्न करता है, उसको क्या पता है, वो क्या सीखना चाहता है, ये जानने की कोशिश आप जरूर करते होंगे। तो सबसे पहला काम इस इंस्ट्रक्शनल डिजाइन के मॉडल में एनालिसिस का है कि अधिगमकर्ता, विद्यार्थी क्या सीखना चाहते हैं, उन आवश्यकताओं का पता लगाना और इस गैप का पता लगाना कि वो अभी क्या जानते हैं और क्या जानना बाकी है, और उनकी जो सीखने की विशेषताएं हैं उनका पूर्व ज्ञान पता करना और वो किस तरीके से सीखते हैं। विजुअल लर्नर्स हैं, ऑडिटरी लर्नर्स हैं, ऑडियो विजुअल लर्नर्स हैं, काइनेस्थेटिक लर्नर्स हैं, किस माध्यम से, किन तरीकों से सीखना उन्हें पसंद है, इसका पता लगाना। लर्निंग एनवायरनमेंट क्या है, किस लर्निंग एनवायरनमेंट में वो अधिक सीखते हैं, तेजी से सीखते हैं, बाधाएं क्या हैं और किस तरह के रिसोर्सेज यूटिलाइज करते हैं सीखने के दौरान। इन सारे मुद्दों को, सारे बिंदुओं को पता किया जाता है। हम इसे कहें कि ये एक तरह से ये जानने की है अवस्था, नो योर लर्नर। जो टूल्स हम इस्तेमाल करते हैं वो लर्नर सर्वेज हैं, गूगल फॉर्म्स का इस्तेमाल किया जाता है बच्चों के असेसमेंट के लिए, और प्री टेस्ट में क्विजेज का भी इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, डिटरमाइनिंग दैट स्टूडेंट्स स्ट्रगल विथ अलजेब्रा ड्यू टू अ लैक ऑफ फाउंडेशनल नॉलेज इन अर्थमेटिक। मैंने गणित का उदाहरण लिया है। उच्च कक्षाओं में जब पहली बार अलजेब्रा, बीजगणित विद्यार्थियों के सामने आता है तो जो अर्थमेटिक नंबर्स हैं और जो सिंबल्स हैं उनके साथ जोड़ने में विद्यार्थी को बड़ी कठिनाई होती है। 2 + x कैसे जुड़ेगा, क्योंकि आदत उसकी होती है 2 से 2 जोड़ने की, 2 से 3 जोड़ने की, तो इस ट्रांजिशन में उसको दिक्कत होती है। इसे पहचानना होगा हमें कि हमारे लर्नर को क्या दिक्कत है। तो आपको स्पष्ट हुआ कि एनालिसिस फेज में हम सारी बिंदुओं का एनालिसिस करते हैं और हम गोल्स को, ऑब्जेक्टिव्स को सेट करने की दिशा में आगे बढ़ते हैं। सेकंड फेज इज डिजाइन फेज। द पर्पस ऑफ दिस फेज इज टू क्रिएट अ ब्लूप्रिंट फॉर इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स। की एक्टिविटीज आर defining learning objectives and assessment strategies, using Bloom's taxonomy to set measurable learning goals, selecting appropriate instructional strategies, for example, think, pair, share, jigsaw, and delivery methods. The third one is creating a storyboard or outline of the course content. इस दूसरे चरण में हम करिकुलम डेवलपर के नाते, टीचर होने के नाते हम डिफाइन करते हैं कि हमें क्या सिखाना है, हमारे लर्निंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, और जो हम सिखाना चाहते हैं उसका असेसमेंट हम कैसे करेंगे। तो हम इसके लिए ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी यूज़ करते हैं, जिसमें साफ तौर पर एक्शन वर्ब्स की चर्चा होती है कि विद्यार्थियों को क्या करना आ जाएगा। ऑब्जर्वेबल परफॉर्मेंस के रूप में वहाँ पर इंस्ट्रक्शनल को लिखा जाता है। Students will be able to define something. Students will be able to compare between living and non-living. वहाँ बहुत व्यवहारिक शब्दावली में उद्देश्यों को लिखा जाता है। तो हम इंस्ट्रक्शनल डिजाइन के प्रोसेस के सेकंड फेज में इस काम को करते हैं। हमें इंस्ट्रक्शनल डिजाइन जिसमें हम ध्यान रखते हैं कि कौन सी स्ट्रेटजी को हम अपनाएंगे, किस माध्यम से हम डिलीवर करेंगे, और
मुख्य रूप से एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है कि किस तरीके से डिलीवर करेंगे इंस्ट्रक्शनल मटेरियल को। फॉर एग्जाम्पल, डिजाइनिंग ए सीरीज ऑफ इंटरैक्टिव लेसन्स with clear learning objectives and assessments that measure students understanding of algebraic concepts। तो ये डिज़ाइन फेज़ है जिसमें हम डिज़ाइन करते हैं पूरे अपने इंस्ट्रक्शन को 30 मिनट या 50 मिनट में जो चीज़ हमें डिलीवर करनी है, चाहे लेसन प्लान हो, चाहे एक वीडियो हो, चाहे कोई एक इंस्ट्रक्शनल मटेरियल हो जिसको हम तैयार कर रहे हैं, सेल्फ इंस्ट्रक्शनल मोड में उसको पढ़ा जाएगा, उसकी पूरी डिज़ाइन इस फेज में बन जाती है। Now come to third phase. This phase is development phase. The purpose of this phase is to create and assemble the instructional materials. Key activities are developing lesson plans, presentations, videos and other learning resources. Second activity is creating assessments, quizzes and assignments. And third activity is testing and revisiting the materials based on feedback। अब तीसरी रियल में यहाँ पर हमें क्रिएट करना होता है, हमें टेक्स्ट लिखना होगा, हमें प्रेजेंटेशंस के लिए जो भी स्क्रिप्ट है वो तैयार करनी होगी, हमें वीडियोस यहाँ पर रिकॉर्ड करने होंगे वीडियो स्क्रिप्ट बना करके या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस बना करके, और ये और भी जो लर्निंग रिसोर्सेज हैं उनको यहाँ कॉन्क्रीट तरीके से लिखना होता है इस फेज में। साथ ही साथ यहाँ पर हम असेसमेंट भी जिस तरीके से करना है, असेसमेंट के टूल्स भी हम यहाँ पर डेवलप कर लेते हैं, क्वेश्चन पेपर बना लेते हैं, क्वेश्चंस बना लेते हैं। अगर हमने तय किया कि हमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछने हैं तो उसमें से भी कौन से क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस या फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चंस या मैचिंग टाइप क्वेश्चंस या सिंगल सेंटेंस क्वेश्चंस या ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस, तो उनको यहाँ पर लिखा जाता है। क्या असाइनमेंट्स हमको देने हैं, इस फेज में हम यह भी तय कर लेते हैं और लिख लेते हैं। टेस्टिंग एंड रिविजनिंग का मतलब यह है जो फीडबैक हमें मिले उन फीडबैक के आधार पर हम मटेरियल को यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। हमने अपने साथियों से, जो हमारे कोलीग्स हैं, फीडबैक लिया लिखने के दौरान, भाषा कैसी है, कोई कठिन की टर्म वगैरह है, तो थोड़ा सा हम उसको पायलट टेस्टिंग करके यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, क्रिएटिंग वीडियोस एक्सप्लेनिंग अलजेब्राइक इक्वेशंस, डेवलपिंग इंटरैक्टिव क्विजेस टू असेस अंडरस्टैंडिंग एंड असेंबलिंग अ वर्कबुक विथ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। तो ये डेवलपमेंट फेज है। नाउ कम टू फोर्थ फेज, implementation phase. Purpose of this phase is to deliver the instruction to the learners. इस फेज का मतलब है कि अब आपका लेसन प्लान तैयार हो गया, अब आपका वीडियो रिकॉर्ड हो गया, अब आपका सेल्फ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल रेडी हो गया, अब आपकी जो ऑडियो क्लिप है जिसको आप पॉडकास्ट के माध्यम से रिलीज करना चाहते हैं या सीधे बच्चों के सामने प्रेजेंट करना चाहते हैं, वो तैयार हो गया। नाउ टाइम इज टू डिलीवर। तो यहां देखते हैं देयर आर 3 की एक्टिविटीज। फर्स्ट इज डिलीवरिंग द कोर्स कंटेंट थ्रू लेक्चर्स, ऑनलाइन मॉड्यूल्स और ब्लेंडेड लर्निंग अप्रोचेस। हम कोर्स कंटेंट को या तो हम क्लासरूम लेक्चर के माध्यम से फेस टू फेस मोड में डिलीवर करें, एग्जीक्यूट करें, या फिर ऑनलाइन मॉड्यूल्स के माध्यम से उसको प्रेजेंट करें। हमारे पास अगर स्क्रीन है तो उस स्क्रीन पर हम प्रोजेक्ट करें, या फिर ब्लेंडेड मॉडल में हम साथ साथ उसको एक्सप्लेन भी करते चलें और वो स्क्रीन पर डिस्प्ले भी होता रहे। जो भी तरीका आपको चुनना है, लेकिन यहाँ पर डिलीवर करना है। प्रोवाइडिंग सपोर्ट एंड गाइडेंस टू द लर्नर्स। इसी फेज में जब हम इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं जो हमने डेवलप किया है लर्निंग मटेरियल या लेसन प्लान, उसको हम जब डिलीवर कर रहे हैं तो हम यह भी ध्यान रखें कि विद्यार्थियों को अगर किसी हिस्से को समझने में दिक्कत आ रही है तो उनको हम एकेडमिक सपोर्ट दें, उनकी क्वेरीज को भी हम हैंडल करें और उनको गाइडेंस प्रोवाइड करें, जिससे कि उस मटेरियल को, उन इंस्ट्रक्शंस को
विद्यार्थी आसानी से समझ सकें। थर्ड वन इज मैनेजिंग द लर्निंग एनवायरनमेंट एंड रिसोर्सेज। हमें लर्निंग एनवायरनमेंट को भी मैनेज करना है और रिसोर्सेज की भी व्यवस्था करनी है, जिससे कि हम प्रॉपर तरीके से डिलीवर कर सकें। तो ये स्वाभाविक सी बात है, अगर हमने कोई वीडियो डेवलप किया है तो वीडियो प्रेजेंट करने के लिए हमें स्क्रीन पर उसे डिस्प्ले करना होगा और जो रिक्वायर्ड सेटअप है वो अरेंज करना होगा, तो रिसोर्सेज की आवश्यकता होती है। फॉर एग्जाम्पल, टीचिंग द अलजेब्रा लेसन्स इन ए क्लासरूम और ऑनलाइन सेटिंग, providing students with opportunities to practice and ask questions and monitoring their progress। हमें ये मौका देना है कि विद्यार्थी जिन शब्दों को समझ नहीं पा रहे हैं उनको बता सकें, हाईलाइट कर सकें, और हमें सुनना होगा और रिकॉर्ड करना होगा फॉर्मली कि हाँ, हमारे विद्यार्थी किन बिंदुओं को समझने में कठिनाई का सामना कर रहे हैं और उनका ध्यान रखना होगा और उनकी प्रोग्रेस को भी मॉनिटर करना होगा। फिफ्थ फेज इज इवेल्युएशन फेज। पर्पस ऑफ दिस फेज इज टू असेस द इंस्ट्रक्शंस इफेक्टिवनेस एंड आइडेंटिफाई इंप्रूवमेंट एरियाज। इस स्टेज में हमें क्या करना है, हमने इम्प्लीमेंट कर दिया, अब हमें ये देखना है कि जो भी लेसन हमने डिलीवर किया, जो भी लेक्चर हमने डिलीवर किया, जो भी वीडियो हमने टेलीकास्ट किया, प्रेजेंट किया, वो कितना इफेक्टिव है, और ये देखना कि किन एरियाज़ में अभी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। क्योंकि अब ये बेनिफिशियरीज़ के सामने गया। पिछली फेज़ में हमने क्या किया, उसको इम्प्लीमेंट किया। जो टारगेट ऑडियंस है, जो बेनिफिशियरीज़ हैं, जो लाभार्थी हैं, उन्होंने उसे देखा, उन्होंने उसे सुना। तो सुनने और देखने से आपको फीडबैक मिला, विद्यार्थियों ने फीडबैक दिया। इन टॉपिक को समझने में, इन टर्म्स को समझने में कठिनाई हुई है। There are 3 key activities in this phase. First one is collecting data through surveys, tests and observations. हम डेटा कलेक्ट करते हैं फॉर्मली, हम विद्यार्थियों को फीडबैक फॉर्म दे सकते हैं कि आपने जो लेक्चर सुना 30 मिनट का, या जो वीडियो देखा आपने 30 मिनट का, इसमें आपको कहाँ कठिनाई हुई है, क्या क्या कठिनाइयाँ हुई हैं, उनको आप भरिए। पहले से विजुलाइज हम कर सकते हैं तो हम पहले से उनको चेकलिस्ट की तरह दे सकते हैं। सेकेंड एक्टिविटी इज एनालाइजिंग द डेटा टू डिटरमाइन इफ द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स वेयर अचीव्ड। अब ये देखा जाता है कि हम जिस उद्देश्य के हमने लिए वो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल तैयार किया, लेक्चर तैयार किया, वो उद्देश्य किस हद तक, किस सीमा तक प्राप्त हुआ है, इसका विश्लेषण किया जाता है। थर्ड एक्टिविटी इज मेकिंग रिकमेंडेशंस फॉर रिविजन्स एंड इम्प्रूवमेंट्स। अगर मैंने 10 ऑब्जेक्टिव्स बनाए थे या 5 बनाए थे, ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं हो पा रहे हैं, विद्यार्थियों ने ज़्यादा से ज़्यादा कठिनाइयाँ रिपोर्ट की हैं, तो निश्चित रूप से ये फीडबैक मिलता है कि हमें इसमें बहुत सारे रिविजन्स करने हैं, इसको इम्प्रूव करना है। जो भी हमने लिखा है, जो भी हमने एक्सप्लेनेशंस तैयार किए हुए हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट लेकर के हम चल रहे हैं, उन कॉन्सेप्ट्स में हमने जो व्याख्याएं दी हैं, हमने उसमें जो उदाहरण दिए हैं, हमने जो उसमें डेटा दिया है, हमने उसमें जो की टर्म्स यूज़ किए हैं, हमने जो उसमें डेफिनेशंस इस्तेमाल की हैं, उस पूरे लेसन प्लान में उनको एक बार फिर से हमें रिवाइज करना होगा ऑन द बेसिस ऑफ फीडबैक कलेक्टेड, जिससे कि उसे और बेहतर बनाया जा सके। तो इस फेज में हम इम्प्रूवमेंट एरियाज को आइडेंटिफाई करके उसे ठीक करते हैं। ये अंतिम फेज है। एंड क्विज़ेस, gathering feedback through surveys and using the data to refine the lessons for future use। अब यहाँ पर हम उसको भविष्य के उपयोग के लिए एक अंतिम प्रारूप तैयार करने के उद्देश्य से उसे ठीक कर लेते हैं, उसमें संशोधन कर लेते हैं, उसमें सुधार कर लेते हैं। तो मित्रों, इस तरीके से आपने देखा और सुना और साथ ही समझा कि किस तरीके से हम अपने इंस्ट्रक्शंस को, अपनी टीचिंग को प्लान करते हैं। उसे इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन के रूप में हमने इसमें देखा कि 5 चरणों में हम उसको फाइनलाइज करते हैं। पहले चरण में हमने एनालिसिस किया,
दूसरे चरण में हमने डिज़ाइन किया, तीसरे चरण में हमने उसको डेवलप किया, चौथे चरण में जो डेवलप हुआ उसको इम्प्लीमेंट किया, उसको लागू किया, उसको प्रशासित किया, और पाँचवें चरण में हमने मूल्यांकन करके उसको और बेहतर बनाने के लिए सुझाव लिए, फीडबैक लिया और उन सुझावों के अनुरूप उसको और बेहतर प्रारूप उसका तैयार किया। ईडी मॉडल, इसका जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है टीचिंग में, आइए उसको हम समझते हैं, क्योंकि आप सब भविष्य में शिक्षक बनने वाले हैं और आप सबको भी, चाहे आप गवर्नमेंट सिस्टम में जाएं, चाहे प्राइवेट सेक्टर में जाएं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप जाते हैं, किसी भी स्कूल सिस्टम में जब आप जाएंगे, आपको प्रतिदिन अपनी टीचिंग को प्लान करना होगा, अपने लेसन प्लान बनाने होंगे। और लेसन प्लान बनाना न केवल आपके टीचिंग की क्वालिटी को इम्प्रूव करेगा, बल्कि आपके अंदर एक आत्मविश्वास भी पैदा करेगा और आप कम समय का बेहतर उपयोग कर पाएंगे और जो भी टीचिंग होगी वो बहुत इफ़ेक्टिव होगी। तो प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, ऐसा मेरा मानना है। पहला जो बिंदु है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन का, दैट इज लेसन प्लानिंग। टीचर्स कैन यूज एडी मॉडल to systematically develop lesson plans that align with curriculum standards। मैं जैसा कि आपसे कह रहा हूँ कि हम सब अपनी टीचिंग को, अपने लेसन प्लान्स को, जो भी इंस्ट्रक्शनल प्लान हम बनाना चाहते हैं, चाहे किसी सब्जेक्ट का हो, चाहे आप मैथमेटिक्स का लेसन प्लान बनाना चाहें, चाहे आप सोशल साइंसेस का लेसन प्लान बनाना चाहें, सोशल साइंस का कोई सब्जेक्ट हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटिकल साइंस हो, इकोनॉमिक्स हो, या लैंग्वेजेस में अगर हम जाते हैं, हिंदी का प्लान हो, आपका अंग्रेजी का प्लान हो, या फिर आप गणित, किसी विषय का प्लान, आप चाहें तो इस मॉडल का इस्तेमाल करके प्लानिंग कर सकते हैं। वीडियोस को बनाने के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। सेल्फ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल डेवलप करना चाहते हैं आप, जैसा कि आपने देखा होगा ओपन यूनिवर्सिटीज़ का जो मटेरियल होता है, सेल्फ लर्निंग मटेरियल कहें या सेल्फ इंस्ट्रक्शन मटेरियल कहें, उसको भी डेवलप करने के लिए आप इस मॉडल का इस्तेमाल कर सकते हैं। Second practical application is technology integration. Digital tools like Google Classroom and interactive simulations enhance the instructional design process. जो भी आपका इंस्ट्रक्शनल डिजाइन प्रोसेस है उसमें ICT है, डिजिटल टूल्स उसको बेहतर बना देता है, आप और बेहतर तरीके से उसको डिज़ाइन कर पाते हैं। पूरी प्रोसेस में आप जब भी ICT टूल्स इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो एनालिसिस का फेज हो, जब आइडेंटिफाई करना चाहते हैं आप डिफ़िकल्टीज़ को, नीड्स को, लर्नर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को, उसकी प्रोफाइल को, तब भी ICT टूल आपकी हेल्प करते हैं। गूगल फॉर्म के माध्यम से आप डेटा कलेक्ट करते हैं, या लेटर फेजेस में भी जब आप लिखना चाहते हैं, लिखने भी आप देखें गूगल का एक वॉइस टूल है, लिखने के स्पीड को बढ़ाता है और लिखना आसान करता है टाइपिंग के मामले में। तो जो टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन है वो भी इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन प्रोसेस को बेहतर बनाता है। Third one is differentiated instruction. The model supports diverse learning styles by incorporating multimedia and interactive elements. जो ED मॉडल है ये डाइवर्स लर्निंग स्टाइल्स को सपोर्ट करता है, क्योंकि अगर आप देखें तो इसमें पूरा स्कोप है। जब आप डिज़ाइन कर रहे हैं या डेवलप कर रहे हैं, आप पिक्चर्स को अपने लेक्चर नोट्स में, लेक्चर के लेसन प्लान में आप इंक्लूड कर सकते हैं। आप ब्लेंडिंग अप्रोच से करना चाहते हैं प्रेजेंटेशन, वीडियोस को आप इंक्लूड कर सकते हैं अपने प्रेजेंटेशंस में। तो मल्टीपल तरीके से आप मल्टीमीडिया को इंटीग्रेट कर सकते हैं, और जब आप मल्टीमीडिया को इंटीग्रेट करते हैं, इंक्लूड करते हैं, तो इससे होता क्या है, जो हमारे डाइवर्स लर्नर्स हैं, डाइवर्स लर्नर्स का मतलब जिनमें आपके पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़ भी आते हैं, उनको कैटर कर पाते हैं, कर सकते हैं बेहतर तरीके से। तो इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन में इस बात का ध्यान रखा जाता है। पहली फेज में ही आप तय कर लेते हैं कि जो हमारा लर्नर है, जो टारगेट ऑडियंस है, वो क्या सीखना चाहती है, किस तरीके से सीखना चाहती है, उसकी आवश्यकताएं क्या हैं, उसके अनुरूप आप इसको प्लान करते हैं। तो ये नीड बेस्ड आपकी डिलीवरी को तैयार करने में सहायता करता है। अब हम थोड़ी चर्चा करें इस मॉडल की। इस मॉडल की स्ट्रेंथ्स क्या है और इसकी लिमिटेशंस क्या है।
मैंने 3 स्ट्रेंथ्स को आपके सामने रखा है. दिस इज बेसिकली बेस्ड ऑन सिस्टमैटिक अप्रोच. दिस अप्रोच प्रोवाइड्स ए स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस फॉर डिजाइनिंग इफेक्टिव इंस्ट्रक्शंस. ये मॉडल एक टीचर को पूरा अवसर देता है कि अपने इंस्ट्रक्शन को, अपनी टीचिंग को, जो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है, जो भी कंटेंट डिलीवर करना चाहता है, उसको एक क्रमिक तरीके से, एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से डिज़ाइन करे, तैयार करे. तो एक सिस्टमेटिक अप्रोच है, ये इसकी स्ट्रेंथ है. इसमें गड़बड़ी होने की संभावना, चूक होने की संभावना कम है, क्योंकि बीच बीच में आप इसको पायलट टेस्टिंग भी कर रहे हैं, उसको इवेल्युएट भी कर रहे हैं, फीडबैक भी आप ले रहे हैं. सेकंड स्ट्रेंथ इज फ्लेक्सिबिलिटी. दिस कैन बी अडेप्टेड टू वेरियस लर्निंग कॉन्टेक्स्ट एंड सब्जेक्ट. इस मॉडल की स्ट्रेंथ है. ये मॉडल आर्मी के लिए बना था. आप देख रहे हैं कि एजुकेशनल सेटिंग में इसका इस्तेमाल शुरू हो गया है. करिकुलम डेवलपर्स, टीचर्स इस मॉडल को फॉलो करके करिकुलम को लिख रहे हैं, टेक्स्ट बुक राइटिंग कर रहे हैं, अपने लेसन प्लान तैयार कर रहे हैं और वीडियोस को तैयार कर रहे हैं. थर्ड स्ट्रेंथ इज कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट. दिस अप्रोच एम्फसाइजिंग इवेल्युएशन एंड रिवीजन टू इन्हांस इंस्ट्रक्शनल मटेरियल. इस अप्रोच में पूरी कोशिश रहती है कि जो अंतिम प्रारूप तैयार हो वो एक मूल्यांकन की प्रक्रिया से, संशोधन की प्रक्रिया से गुजरे और फाइनली जो मटेरियल तैयार हो वो एक संवर्धित वर्जन तैयार हो. तो ये स्ट्रेंथ है इसकी. और लिमिटेशंस को अगर देखें, दिस मॉडल इज टाइम कंज्यूमिंग. द लीनियर नेचर कैन बी टाइम कंज्यूमिंग एंड इनफ्लेक्सिबल इन रैपिडली चेंजिंग एनवायरनमेंट. आज का जो एनवायरनमेंट है बहुत डाइवर्स कॉन्टेक्स्ट है और फास्ट चेंजिंग हम वर्ल्ड में रह रहे हैं. आप सब जानते हैं कि जिस तरीके से आज का समय है, हम इंटरनेट के माध्यम से पूरी दुनिया से जुड़े हुए हैं, वेब्ड हैं और बहुत लाइव चीज़ें हम देख पा रहे हैं, कर पा रहे हैं. तो इस मामले में अगर देखें तो एक लीनियर मॉडल है, इसको डेवलप करने में टाइम बहुत लगता है. सेकेंड वन इज लैक ऑफ इटरेशन. द ओरिजिनल मॉडल वॉज लीनियर विच लिमिटेड iterative improvements until the evaluation phase. Third limitation is not always suitable. This model may not be suitable for projects requiring rapid development or highly adaptive learning experiences. ये मॉडल इस मामले में भी suitable नहीं कि आप बहुत सारे learning experiences हैं जिनको आप linear method से plan नहीं कर सकते. तो वैसी परिस्थितियों में इस मॉडल के उपयोग के द्वारा इंस्ट्रक्शन को डिज़ाइन करने में कठिनाई होती है और जिस तरह का डेवलपमेंट हो रहा है तो जिनको मैंने आपके सामने रखा. तो आज की कक्षा में आप सब विद्यार्थियों ने ये सीखा कि कैसे भविष्य में शिक्षक होने के नाते आप अपने इंस्ट्रक्शंस को, अपनी टीचिंग को आप प्लान करें. प्लानिंग का एक सिस्टमेटिक मेथड है, एक मॉडल जिसमें इंस्ट्रक्शंस, गाइडलाइंस दी गई हैं कि आप कैसे प्लान करें. आपकी प्लानिंग में उन बातों का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए जिसके लिए लिखा जा रहा है, जिसके लिए रिकॉर्ड किया जा रहा है, उसकी आवश्यकताएं क्या हैं, उसको डिज़ाइन करके हम तैयार करते हैं. तो आप सबने इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुना, समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद. आपके प्रश्न और शंकाएं आमंत्रित हैं.